तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? करंट को हम लोग डिफाइन किए पिछले क्लास में, ठीक? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इंट्रोडक्शन क्लास था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक? अब चार्ज का चलना अगर करंट है तो चार्ज कहीं पे भी चल रहा है तो करंट है, चाहे चार्ज इलेक्ट्रॉन पर वाला हो, प्रोटॉन पर वाला हो या आयन पर वाला हो, जहां वाला हो, अगर चार्ज चल रहा है तो है। और आप लोग जानते हैं कि चार्ज हमेशा किसी मास पर यानी पार्टिकल पर ही होता है, अकेला चार्ज नहीं मिल सकता है। पार्टिकल अकेला मिल सकता है न्यूट्रल, लेकिन चार्ज हमेशा किसी पार्टिकल पे होगा। एनीवेज, वो पार्टिकल चल रहा होगा चार्ज वाला तो करंट होगा। हम लोगों ने सॉल्यूशन के अंदर भी चलाया, आयंस को देखा, भाई करंट था। चार्ज क्या कहते हैं, करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है, ठीक? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, सब है। दूसरी बात ये कि जब डायरेक्शन है तो डायरेक्शन किधर लेना था? जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा था, किसी एक को मानना था तो दुनिया ने पॉजिटिव को माना कि जिधर पॉजिटिव जा रहा होगा। ये सब चीजें करके करंट और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब तक दुनिया ये नहीं जान रही थी कि जो सारा काम मैक्सिमम जो वायर के अंदर होने जा रहा है, मेटल वायर के अंदर, मेटल के अंदर जो असल में चल रहा था, पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन्स था। और इलेक्ट्रॉन्स जो पहले से माना गया था कि ये है वो है, इसके मतलब पहले से करंट डिस्कवर हो चुका था, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सब डिस्कवर हो चुका था, ठीक है ना? बाद में डिस्कवर हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक? जानते हैं आप लोग, पहला मॉडल थॉमसन मॉडल था, बाद में वो गड़बड़ाया तो आया रदरफोर्ड, और वो मोटा मोटी रदरफोर्ड मॉडल ही आज तक है, उसी को मॉडिफाई किए बोर साहब, और बोर ही ऑलमोस्ट आज तक वही है, और बिल्कुल वो प्रूव हो चुका कि सही है। तो चल रहा था इलेक्ट्रॉन, तो जो पहले से हम लोग करंट जिधर माने थे, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो चल रहा था लेकिन उसके उल्टा चल रहा था। तो पहले से हम करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव के हिसाब से डिफाइन कर चुके थे, तो अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज नाम देना पड़ा? दे बोलो, निगेटिव। ये बनाने वाले ने नहीं बोला था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव लो, वरना जब सारा काम इलेक्ट्रॉन से ही हो रहा था तो हम कितना अच्छा होता कि इलेक्ट्रॉन पे ही पॉजिटिव ले लेते, प्रोटॉन पे नेगेटिव, बात खत्म। बार बार ये माइनस लिखने का झंझट नहीं होता, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री तो आपका इलेक्ट्रॉनिक खेल करा रहा होता है, ठीक है ना? और फिजिक्स में भी देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जम के चलने जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बार बार आप कहने जा रहे हैं। एनीवेज, अब सारी किताबों को नहीं बदल सकते थे, अब हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, बात खत्म, ठीक है ना? पलटना संभव नहीं था। एनीवेज, चूंकि ज्यादातर करंट हमारा मेटल वायर में है, इसलिए मेटल के अंदर क्या चल रहा था ये हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में, कि सारे लैटिस पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं कौन? पॉजिटिव आयंस। अरे बोलो, पॉजिटिव आयंस बैठे हुए हैं लैटिस पॉइंट्स पे, ठीक? सबने इलेक्ट्रॉन को आजाद किया है। कुछ ऐसे मेटल है जो एक एक इलेक्ट्रॉन सबको ही आजाद करता है, कुछ है जो दो दो, कुछ तीन तीन भी, ठीक है ना? वो आजाद कर दिए। वो जो आजाद हो गया वो कहां पर घूम रहा है? पूरे ब्लॉक में। अब वो किसी एक एटम का नहीं रहा, एटम इलेक्ट्रॉन आजाद करके आयन बन चुका है, ठीक? ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और ये अच्छे खासे स्पीड से चल रहा होता है, अच्छे खासे स्पीड से, ठीक है ना? 10⁶ के ऑर्डर से चल रहा होता है, लगातार आयन से टकरा रहा होता है, टकरा के घूम रहा होता है, इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन ब्लॉक के बाहर नहीं भाग पाता है, क्योंकि वो ब्लॉक के बाहर जाएगा तो ब्लॉक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बोलेगा नेगेटिव चार्ज को कि केने चले वापस आइए, ठीक है? तो
इसलिए निकल नहीं पाता है। क्लियर है? एक तो ये बात, ये इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन इस तरह से है जैसे कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स का होता है। तो अगर गैसेस में मॉलिक्यूल्स का आप आरएमएस स्पीड की बात करते हैं तो यहां पे भी जो मैंने बोला है ऑलमोस्ट 10⁻⁶ स्पीड है, वो आरएमएस के स्पीड है। ठीक है ना? जब तक बोला नहीं जाए आपको आरएमएस ही समझना होता है आमतौर पे ऐसी चीजों में। ठीक, इन सब के बावजूद फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो चार्ज चल रहा है, लेकिन तब भी उस वायर में करंट अभी भी जीरो है, क्योंकि किसी दिए हुए टाइम पे जितना इलेक्ट्रॉन दहिना भरे जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन अरे बायां भरे जा रहा होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, सब एक दूसरे को कर देगा कैंसिल, तो नेट करंट कुछ होने नहीं जा रहा है इसमें। ठीक, एक तो ये बात। दूसरा ये कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ के पूछेंगे कि तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है किसी दिए हुए टाइम इंटरवल में, तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा जीरो, क्योंकि घूम घाम के हम जहां थे वही है, इसी ब्लॉक में पहले थे, इसी ब्लॉक में आज भी है। ठीक है ना? आप इस कमरे में कितना भी मोशन कर दे, इस क्लासरूम में अभी मैं दरवाजा ना खोलूं तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, घूम घाम के जहां है आप वहीं आने वाले हैं। ठीक है ना? इस तरह का मोशन हो रहा है वहां। अब मैंने एक मोटा मोटी बात की, अभी मत कहिएगा नहीं सर अभी हम फर्स्ट बेंच से उठ के जाके लास्ट बेंच पे बैठ जाएंगे, मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हम बैठ जाएंगे, उठवे नहीं करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई काम नहीं करता है कि जाके बैठ जाता है आपकी तरह कि नहीं हम बैठिए गए हैं आप, अब हम न हिलेंगे ना कुछ हो, कुर्सी छेक लिए हैं, हम ही रहेंगे चीफ मिनिस्टर। कहा सीरियस हो गए, उसके लिए इलेक्शन लड़ना होगा पहले। ठीक है, जाता इतना देर से हम किसको बोल रहे थे? ठीक है, तो सुनो थे, ये रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था। यहीं पे एक बात हम लोग समझे थे कि लैटिस पॉइंट्स पे जो आयंस बैठे हुए हैं, ठीक है वो बैठे हुए हैं, लेकिन आप किसी टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की एनर्जी जीरो नहीं कर सकते हैं। अगर वो चल नहीं सकता है तो कम से कम वाइब्रेट करेगा, चल सकता है तो चलेगा और नहीं तो कम से कम डांस करेगा अपनी जगह पे। और कोई भी चीज इस तरह से डांस कर रहा होगा तो उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पे कल होके हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको चलाने वाले हैं मेटल को, तो वो इलेक्ट्रॉन का चलना मुश्किल करेगा वो लोग टेम्परेचर बढ़ाने से। कल होके नहीं, वो तो रेसिस्टेंस आज ही वहां तक पहुंच जाना चाहिए, ये उम्मीद है। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को चलाने की कोशिश करते हैं, तब थोड़ी देर बाद रेसिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए हेडिंग दीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको आप ड्रिफ्ट स्पीड भी कहेंगे तो भी चलेगा। ये हमने ले लिया सिलिंड्रिकल वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले इस वायर को, और कैसे डालेंगे आगे देखेंगे, बैटरी से जोड़ के ही करने जा रहे हैं। फिलहाल आप कहेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड, field is established along the wire
then the electrons start moving in one direction. वन डायरेक्शन मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अब होने लगा, जो कि पहले जीरो था। वन डायरेक्शन, और जब नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया मतलब चार्ज नेट चला, और चार्ज नेट चला तो देयर इज करंट, तो फुल स्टॉप बाद, सो देयर इज करंट इन द वायर। There is current in the wire. जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से अब नेट इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। छापिए जल्दी। The velocity with which the electrons move ahead is called drift velocity. आगे की तरफ जो नेट होने जा रहा है तब ठीक है। रुक जाइए तो उतारिएगा, सुन लीजिए थोड़ी सी और बात, टाइम देंगे उतारने का, थोड़ा सा बाकी रह गया होगा आपका उतारना, रुक जाइए सुनिए। यहां पे जो समझने वाली बात है वो ये कि जो वेलोसिटी की बात हम लोग कर रहे हैं वो नेट आगे की तरफ बढ़ना है। क्या पहले से इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई स्पीड नहीं था क्या? अरे बहुत जोरदार था, 10⁶ के ऑर्डर का था। तो अब इस बात को फील करना जरूरी है कि ये जो स्पीड है ये नेट आगे बढ़ने वाला स्पीड है। पहले से एक स्पीड था, वो रैंडम स्पीड था उसका, जिसको आप आरएमएस स्पीड कह के निकल जा रहे थे। अरे बात समझ रहे हैं? तो इसको इमेजिन कीजिए ऐसे कि पहले से ये जो इधर उधर था सब यहीं पे रह जाना था टकराव करा के, और अब क्या हो रहा है कि अब सब इधर उधर भी हो रहा है और साथ में आगे भी चल रहा है। ये इधर उधर अभी भी बंद नहीं हुआ है, वो तो चल ही रहा था, वो तो रैंडम मोशन था। और रैंडम मोशन के साथ ये जो आप आगे छटपटाते हुए बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फील करना जरूरी है, समझे? क्योंकि दोनों स्पीड के मैग्नीट्यूड में बहुत फर्क होने जा रहा है। कितना? अभी मत लिखिएगा, रुकिए यहां देखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर of 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इतना कम
ठीक। अच्छा, 10⁻⁻⁴ को 0.1 मिलीमीटर लिख देंगे तो क्या हमको पीट दीजिएगा? नहीं ना। 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब समझ रहे, मिलीमीटर के ऑर्डर का हो गया। ये कितना कम स्पीड है समझ सकते हैं उसके सामने जो रैंडम मोशन था। समझ रहे हैं? तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। मिलीमीटर कहां, किलोमीटर भी छोटा था जो रैंडम मोशन में था, और ये मिलीमीटर। भाई साहब इतना प्रेम से बोले हैं कि पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद लिख लीजिए, हाथवे चल जाता है। कलम का इंक ज्यादा हो रहा था, ऊपर से उपट जा रहा था, इसलिए सर लिखना जरूरी था। नहीं, समझ लीजिए, लिखल का तो बहुत जगह होता है, किताबों में होता है। ठीक है, सुनो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेट आगे बढ़ने का स्पीड है, ये बहुत छोटा होता है। ठीक। तो जैसे मैंने ये कहा, आपके मन में ये आ सकता है, नहीं आया तो हम ही ला देते हैं, कि हमने स्विच टिपा और बत्ती तुरंत जल गया। ठीक है, तुरंत जलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले मुझाया फिर जलाए दे, टिपते जल जाता है। कुछ लोग कह रहे सर हम नहीं देखे हैं, आज ने देखा दीजिए, ये देखो। ठीक, आवाज और ये लाइट एक ही साथ तो हुआ है लगभग। ये कैसे हुआ? जबकि मिलीमीटर से चलता तो इस स्विच से लेके उस बत्ती तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता ना भाई साहब, है? मिलीमीटर से चलता तो स्विच टिपते कल, क्लास लेना है आज तो स्विच टिपना पड़ता एक दिन पहले, हो सकता है 2 दिन पहले। ऐसा नहीं करना पड़ा, क्यों? तो आप कहिएगा वायर के अंदर एगो इलेक्ट्रॉन था क्या, जो यहां से चलेगा वहां पहुंचेगा तब जाके खबर पहुंचाएगा, सुनिए बत्ती साहब जलिए। वायर के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही आपने स्विच दिया, ये उसको बोला चल, वो अगले को बोला चल, और उसने फिर अगले को बोला चल। तो पूरे वायर में आपके स्विच टिपते ही इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होने का जो टाइम होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट वाला मामला है। आपसे पूछेगा कोई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्पीड से चलता था, लाइट की स्पीड से। आगे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड है लाइट से। लाइट का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। याद है 9th क्लास में थोड़ा सा है। ठीक है, अभी भी नहीं बोल सकते कि उस समय कोरोना था, छोड़िए ना, ऐसा कोई बात नहीं है आपके लिए। आप लोग कोरोना के बाद 9th किए होंगे। आइए बात यहाँ पे फिनिश करें हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत एस्टैब्लिश हो गया पूरे वायर में, इसलिए आपका जो एनर्जी था उसको तुरंत मिलने लगा। समझ रहे हैं ना? आप इमेजिन कर सकते हैं यहां से गेट तक लाइन से हम सारे लोगों को खड़ा कर दे, सटा सटा के, अब पीछे वाला को 1 लाख मारे गेट खुल जाएगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझे क्या? यहां से उस गेट तक लोगों को लाइन में खड़ा करा दे, एक दूसरे के क्लोज क्लोज। हम इतना दूर खड़े होके पीछे वाला को 1 लाख, तो वो अगले को और सबसे आगे वाला गेट को। गेट खुल गया, काम हो गया। क्या गेट खोलने के लिए हमको वहां जाना हमेशा जरूरी है क्या? नहीं, बस इतने समझा रहे थे, क्लियर हुआ। अब उतार लीजिए। देखिए गेट खुल गया, लेकिन वहां पे वो चल के आके खोला है। ठीक है ना, कोई लतियाया नहीं है उसे।
चलिए, हो गया, उतार लिए होंगे, क्योंकि पहले भी आप लोग थोड़ा सा उतार चुके थे। आइए यहाँ पे आप इस फिगर को रहने देंगे और इसके नीचे कुछ अब रिलेशंस देखा जाए। अगर v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, एकदम शांति से देखिएगा, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो डेल्टा टी टाइम में v डेल्टा टी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी हो गया v डेल्टा टी। इस सिलिंड्रिकल वायर का डेल्टा टी टाइम में यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जा रहा है, तो दूरी तय हुआ v डेल्टा टी। अरे s बराबर vt होता है मोशन में, वह में दिक्कत है क्या किसी को? रे v बराबर s बाई टी, इसीलिए s बराबर vt। कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है कि कहिएगा v बराबर u प्लस at, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो यहां पे आइए, जरा इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम बताइए। अरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इनटू हाइट या लेंथ। ठीक, तो एरिया ए है और लेंथ है v डेल्टा, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना? अब हम आपसे पूछे कि अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके आगे बढ़ा इतने देर में? चार्ज कैरिड, एक एक स्टेप समझिएगा। देखिए यहां पे फाइनल जो फॉर्मूला आ रहा होगा आपको ज्यादा क्वेश्चन उस पर रहेगा, लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं एक एक स्टेप समझने के लिए, क्योंकि अभी आप करंट चैप्टर के शुरुआत में है, ये खेल को समझना जरूरी है ताकि कल होके बैटरी जुड़े, ये करे वो करे, सब में आपको दिखाई दे हो क्या। गौर से सुनिएगा, ये था वॉल्यूम। ठीक, अब मैं पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गया, चार्ज कैरीड बाई 1 इलेक्ट्रॉन इन डेल्टा टी, तो यहां से यहां तक चला गया। ठीक, तो कितना? तो कह दीजिएगा ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना? इफ, अब इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, तो छोटा वाला n बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट आ रहा है। अब छोटा वाला n, क्या बात है, अरे रात को सोया है, कंसंट्रेट करो ना, नहीं तो अब जो पढ़ रहे हो ना ये करेंट कहते हैं। ठीक है ना? करंट के तार पे लिखा होता है सटला तक गेला बेटा, वैसे ये ट्रक के पीछे लिखा हुआ था सटला तक गेला बेटा। ठीक है ना? तो ध्यान दो इस चैप्टर पे, नहीं तो तुम पे लागू हो जाएगा सटला का। चलो बेटा, ये ने देखा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो टोटल चार्ज कितना जा रहा होगा? तो कह देंगे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर टोटल चार्ज फ्लोइंग
जो बह रहा है वो बराबर हो जाएगा एन ई, ठीक है ना, उसके बाद ए वी डेल्टा टी। ये टोटल चार्ज फ्लोइंग है। अब हम इंटरेस्टेड है क्या निकालने में? चार्ज फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? करेंट। अरे हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो घुमा फिरा के हमको कहां पहुंचना था? करेंट पे। सो नाउ करेंट आई बराबर क्यू बाई डेल्टा टी। क्यू को आपने लिखा है एन ई ए वी डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। कट गया, कट गया। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में पिछले क्लास में हम लोगों ने करंट को डिफाइन किया क्यू बाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बात खत्म। अगर आप मैथमेटिक्स का भाषा में बोल रहे हैं तो डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना? अरे ठीक है, तो एक डिफिनेशन वो था, तो वो चार्ज और टाइम के फॉर्म में था। एक जरा ये देखो, ये भी करंट आया, ये किसके रूप में है? अरे ये क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, हेडिंग क्या दिए हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपका एक अब अगला चीज मिला कि करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये रिश्ता है, ठीक? क्या आया? एन ई ए वी। तो थोड़ा आसानी से याद हो, चुकी जो फाइनल आया है ये नहीं भूल सकते हैं आप। स्टेप्स को याद रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। अगर नहीं याद रख पा रहे तो कम से कम फाइनल तो याद रखना ही पड़ेगा, वो ये आया है। तो इसको याद रखने के लिए बड़ा अच्छा है वो, इसको सजाया जाता है कि एक काम करते हैं, भी को पहले लिख देते हैं, उसके बाद ई लिख देते हैं, एल लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, ताकि हमको याद हो जाएगा आई बराबर वी ना, ठीक है ना? तो ऐसा ही हम लोग भी कर लेते हैं, ये चालाकी ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर v है तो करंट क्या है? v ना। इस पर क्या मारिएगा? जोर। इस पे जोर मारिएगा, उतार लीजिए। ट्रक के पीछे बहुत इनोवेटिव लाइंस लिखा होता है, उसमें से कई लाइंस से जिंदगी में सीखा जा सकता है। बाकी जो कॉमन है वो तो सब पे लिखा रहता है, वो उतना खास नहीं है। बुरी नजर वाले तेरा, अब बताइए, एगो काला जूता भी कभी कभी लटका देता है पीछे, ये तो अलगे आफत है। मतलब मुंह भी काला जूता से भी पीटेंगे क्या? तो मेरे ट्रक पे बुरी नजर मत डालो। ये नजर के पीछे तो इतना ना पड़े हैं हम लोग, नजर लाग जाए। लेकिन जो सबसे इनोवेटिव लाइन मिला हमको कुछ, उसमें से वो ये है कि ट्रक के पीछे लिखा हुआ था जिनको जल्दी थी वो चले गए। आप समझ रहे हैं ना क्या मतलब है इसका? जिनको जल्दी थी वो चले गए। यहाँ ऊपर जाने वाला बात हो रहा है रे, इसलिए सड़क पे जल्दी ना करें। और एक छोटे से टेम्पू के पीछे लिखा हुआ था बड़ा होके ट्रक बनूंगा। ये गजब था। जैसे आप लोग कह रहे हैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो कह रहा है बड़ा होके ट्रक बनूंगा। जाओ भाई, जब आप सबको कुछ बनना है तो हमको भी बनना है। लेकिन वो टेम्पू में चौथा चक्का आएगा कैसे? उसको लिटरली नहीं समझना है, उसके अंदर फिलॉसफी था, बस उतना ही तक रही। नहीं तो क्या हो जाएगा जिंदगी में?
सटला तो गेला बेटा। अरे उतारो ना जल्दी। सटला तो गेला बेटा। यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करने जा रहे हैं अभी। मैंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है अभी आपके सामने। नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खाली लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इतना देर से हम इसका गुणगान कर रहे हैं? क्योंकि ये तय करेगा कि कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है। और तीसरा नाम भी एक आएगा, सेमी कंडक्टर। अरे बड़ा सा चैप्टर है आपका, आने वाला है, अंत में आएगा। और आप समझ रहे हैं ना, अंत में जो है वो चीफ गेस्ट आते हैं कई बार। तो चैप्टर वो देखिए, हम अपनी दुनिया की बात कर रहे थे, आपका वाला परिणाम, ठीक। तो अक्सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग पहुंच के उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तब वो आते हैं, ठीक। तो सेमीकंडक्टर वैसा चैप्टर है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आइए, तो मैंने कहा कि ये जो n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये तय करेगा कि कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है, और कौन सेमी कंडक्टर है। तो इसका थोड़ा सा आइडिया हम लोग आज ही लेंगे, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ताकि ये आगे जब बातें आए तो वहां पे समझ में आए। अरे बढ़े आगे, जोर मार दिया, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक पॉइंट खाली बना लीजिए, नंबर ऑफ, दो बार लिखने की जरूरत है, पॉइंट खाली बना लीजिए, इधर मटेरियल, इधर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कि आप छोटा एन से दिखा रहे हैं। तो जो कंडक्टर है, जिसको कि गुड कंडक्टर आप कहते हैं, तब उसमें हम लोग इंटरेस्टेड है ज्यादा मेटल के लिए, हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है मेटल्स के लिए। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि मेटल्स में कितना होता है। तो ये लगभग 10 टू दी पावर 28 होता है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे यहां पे लिख लो पूरा, ये पूरा नाम है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। रुको तो नोट करना सब। सेमी कंडक्टर, अरे सेमी माने आधा, तो आमतौर पे 10 टू दी पावर 15 और 16 के आसपास होता है, लगभग इसके आधा कर लिया जाए। 14 भी लिख देते तो कोई आपको पिटने नहीं जा रहा है, रुकिए अभी लिखिएगा, ठीक। बैड कंडक्टर, अब आप कहिएगा बैड कंडक्टर है ये है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कथी के, ऐसा ही ना कहिएगा। जब बैड कंडक्टर ही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन कथी के, फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो वो कंडक्टर होता, ऐसा ही कहेंगे आप लोग ना, ऐसा नहीं कहेंगे। चलिए तब अच्छी बात है, याद रखिएगा। साइंस में आप किसी बड़ी संख्या के सामने किसी छोटी संख्या को आप जीरो कह देते हैं, लेकिन उस छोटी संख्या को अलग से आपसे पूछा जाए कि क्या वो जीरो है, तो कहिएगा नहीं, उसके कंपैरिजन में जीरो है।
तो बैड कंडक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और वो भी ठीक ठाक होगा, लेकिन वो कंडक्शन के लिए जीरो जैसा ही है। तो ये 28, ये 14, ये 7, ये आइडिया रखिए। ये मैंने 15 लिख दिया है, 14 भी लिख देते तो चलता, लेकिन थोड़ा सा 15 16 ज्यादा में होता है, ठीक, तो इसलिए मैंने 15 लिखा है। ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर वॉल्यूम। बैड कंडक्टर के पास भी इतना है, लेकिन ये कंडक्टर के सामने जीरो है। एक पे 28 जीरो डालिए और एक पे 7 जीरो डालिए, तो 21 जीरो का फर्क है। बाप रे, तो जीरो ही ना है। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैड कंडक्टर में भी अगर एक मोल ऑफ मटेरियल लेते हैं, एक मोल ऑफ मटेरियल भी लेते हैं, तो एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे? एवोगैड्रो नंबर। और किसी दिए हुए टेम्परेचर पे देयर इज ऑलवेज सम चांस कि सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कुछ बॉन्ड टूटे हुए हैं, ठीक है, वो एवोगैड्रो नंबर के सामने जीरो है, 10⁻23, उसके सामने ये जीरो है, लेकिन कुछ है ना, तो लिख दिया गया, ठीक है ना? इसको महसूस किए कि अच्छा, तो ये था मामला। अब यहाँ पे लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये छोटा वाला इनका, ये सब चीजें पूरे 12th क्लास में यूज होगा, ध्यान रखिएगा। जो बात अभी मैं बता रहा हूं, इसको मैं बिना पढ़ाए भी आगे अभी निकल सकता था। ये हम अपने तरफ से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे समझना है चैप्टर को, अदरवाइज सीधे हाई हाई होता है, हाउ हाउ होता है, हाई है ने तो हाउ होने, तो चैप्टर खत्म करना आसान है भाई, ठीक। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो इसमें ये कि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को एक अच्छा कंडक्टर होने के लिए, ठीक है, मेटल के पास 10⁻28 है, तो क्या 10⁻25 किसी के पास है तो वो सेमी कंडक्टर की तरफ चला गया क्या? नहीं। एक अच्छा कंडक्टर होने के लिए कितना चाहिए, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? उससे ज्यादा है तो भी वो अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन कम से कम कितना चाहिए एक अच्छा कंडक्टर कहे जाने के लिए, ये जानना जरूरी है साइंस समझने के लिए, ठीक है ना? तो ये बात नीचे नोट करके लिखेंगे कि फॉर ए मटेरियल टू बी अ गुड कंडक्टर, n बराबर 10⁻21 इज सफिशियंट। इतना हो गया तो बस हो गया, निकल गया काम, वो गुड कंडक्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नेचर का। दांत अंदर कीजिए, समझ में आया है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं खुश हो जाइए कि कुछ और बात मिस कर जाए, क्योंकि कभी संभव नहीं है कि सारी बात हम लिखवा सके, इसलिए सुनना जरूरी है। तो सुनो सबरे, किसी भी मटेरियल को कंडक्टर कहे जाने के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किस रेंज के ऊपर अब जाना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना? और वो बच्चों वाली बात, बैड कंडक्टर का एक और नाम है, बोलिए, इंसुलेटर। अब छाप लीजिए, आप लोग बेचैन हो रहे हैं।
आप लोग बोर्ड पे ध्यान दें। बाहर से आवाज जो आ रही है वो बेचारा कौन सामान बेच रहा है वो बाद में सोच लीजिएगा। ठीक है ना? ओके। अरे ठीक है। चलिए, तो इतना चाहिए था। अच्छा कंडक्टर होने दीजिए, लेकिन आप बाकी का भी, और ये आज ही याद हो जाना चाहिए, अब भी याद हो जाना चाहिए। हो गया? हाँ। चलिए, अब एक दो टर्म्स और आगे देखने जा रहे हैं हम लोग कि ये जो वायर के अंदर चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो लगातार सबसे टकरा रहा है, ठीक है ना? तो एवरेज टाइम जो दो टक्कर के बीच, कभी जल्दी टकरा जाएगा, कभी देर से टकरा जाएगा, हो सकता है ना? कोई जा रहा था थोड़ी देर बाद टकराया, कोई तुरंत टकरा गया। इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक एवरेज टाइम को डिफाइन किया जाता है यहाँ पे, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब दो टक्कर के बीच का एवरेज जो टाइम है उसको क्या कह देंगे? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन। ठीक। इसको टाउ सिंबल से दिखाते हैं अक्सर यहाँ पे। तो एवरेज टाइम टेकन, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ये थ्योरेटिकल कुछ बातें हुई। एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन्स। अब कोलिजन आप लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच हो रहा है, ठीक? तो जब एवरेज टाइम हो सकता है तो एवरेज डिस्टेंस भी हो सकता है, कितना देर बाद टकरा रहा है, ठीक है ना? तो उसको कह देंगे मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू collisions। एवरेज टाइम और एवरेज डिस्टेंस दोनों का नाम दिया गया रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को कई बार लेमडा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ जी, टाउ जी, यस यू कैन। तो टाउ जी, ठीक। तो इन टर्म्स ऑफ टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तभी तो वो चल रहा है आगे। टाउ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी is given by E E tau by m।
ई टाउ बाई एम। ठीक है ना। यहाँ पे एम क्या है? अरे कौन चल रहा है? चल कौन रहा है? जोर से। हाँ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटा वाला ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो लिख देगा। गजब बात। ई टाउ बाई 2m। आइए, तो जिसको जिसको मैंने बॉक्स में दिया है वो फाइनल रिलेशन आपको ध्यान रखना ही होगा, आपको बोल देना है ई टाउ बाई 2m ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज दो रिलेशन मिला है जो ब्रैकेट के अंदर आया है, आई बराबर वी ना और वी बराबर ई टाउ बाई 2m बाई एम। ठीक है ना। कभी कभी किसी बुक में बाई 2m मिलेगा, नहीं बेटर ये है, नीचे में 2 सही नहीं है। ठीक, करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें एवरेज से मतलब होता है, और जब एवरेज निकालते हैं ठीक, तो नीचे का 2 गायब हो जाता है। चलिए, हाँ, एसी वर्मा साहब के बुक में नीचे में यहाँ पे 2m मिलेगा और 2 हटा दीजिएगा वहां से। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा भाई, वो इतने बड़े हैं कि उनके सामने हम लोग कुछ नहीं है, इसलिए ये मत समझ लिया कि नहीं सर ऐसा ऐसा कौर है। भाई वो गुरु है, हम सब लोग के गुरु है, लेकिन बुक का है, बुक में एक आध मिसप्रिंट होता है, चीजें होती है, तो वहां पे ये करेक्ट कर लीजिएगा कि नीचे में 2 नहीं होगा। अगर आप में से कोई एस वर्मा की बुक पढ़ते होंगे तो, जो कि पढ़ना चाहिए जरूर। ठीक है ना। तो आइए, तो वेलोसिटी इज गिवन बाय इट। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आइए एक और टर्म आ गई, एक और नाम दीजिए, करेंट डेंसिटी। अरे कौन घंटी बजा दिया? इसको छोटा वाला जे से दिखाते हैं, करेंट डेंसिटी जे। ठीक है, अब रुकिए तो नोट कीजिएगा, अगर जो वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो किसी दिए हुए क्रॉस सेक्शन से, मान लीजिए कि मैं ये वाला एरिया ऐसे ले रहा हूं, बीच में कहीं भी, ठीक, तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। सिलिंड्रिकल वायर है सीधा, तो ये वाला एरिया वेक्टर इधर है। एनीवेज, इतना पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, खाली ये बात समझ गए कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको अदला बदला जा सकता है। यहां पे ये जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये कि अगर ये सिलिंड्रिकल वायर से हाई करंट जा रहा है, ठीक है ना, तो करंट डेंसिटी नाम आते अक्सर आपको आ जाएगा नीचे वॉल्यूम। बस यहां क्यों ये बात पे इतना जोर देकर बोल रहे हैं कि यहां पे वॉल्यूम नहीं आएगा, यहां पे एरिया आएगा। और कौन वाला एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, और डेफिनेटली क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब जे बराबर आई बाई ए। अब देखिए, अगर आपने एरिया का जो शुरू में मैंने किया, मत लिखिए ना, एरिया वेक्टर को चेंज कर दिया, तो पहले पूरा का पूरा करंट
जो जा रहा था, आप एरिया बदलते गए तो अब इस एरिया से कम करंट होता जाएगा। ऐसे कर देंगे तो इस एरिया से 0 हो जाएगा, एरिया का ऐसे हो गया डायरेक्शन। तो मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड होने जा रहा है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया I बाई ए। अगर वेक्टर की भाषा में cos थीटा दे के पूछे तो आप जान रहे हैं कि एरिया इफेक्टिव ए cos थीटा निकालना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आप कुछ नहीं, J बराबर I बाई ए, अभी ध्यान रखिए, इतना काफी होता है आपके समझने के लिए। तो चलो आगे बताओ, J बराबर नीचे तो A है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में आज ही I का वैल्यू कितना आया है, V ना, ए से ए, अरे कट गया, इसलिए J बराबर VEN करंट डेंसिटी, वीना में से ए को कर दिए खलास, ठीक है ना। तो ये करंट डेंसिटी है और नीचे लिख लेंगे कि J इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब इस J को अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड छुपा हुआ है तो करंट डेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करा रहा है, ठीक है ना, ड्रिफ्ट करा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको जोड़ना चाहेंगे और बढ़ेंगे हम लोग, और उसमें इंपॉर्टेंट लॉ जो इस चैप्टर की पहचान है वहां पहुंच रहे होंगे हम लोग। लॉ का नाम है ओम्स लॉ, आपके सर का भी नाम है, ठीक। यहाँ पे लॉ का नाम है ओम्स लॉ, जिसपे हम लोग अगले ही क्लास में जाके सट जाएंगे, वहीं पे रेजिस्टेंस आएगा, ये सब आएगा। एनी क्वेश्चन? तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।